सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपने साइंस की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका तो स्वागत है ही है, और जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को पढ़ करके शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मनोबल बढ़ता रहे मेरा, और मैं नए नए लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, इन सब क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन यदि आपने डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम डाउनलोड करें। उसके बाद टेलीग्राम पे सर्च करें गुरु गिरधर सर। रेड कलर में आपको मेरी फ़ोटो दिखाई देगी, और वो मेरा टेलीग्राम है। उसको आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन लिखा आएगा, और ज्वाइन करें ताकि वहाँ से आपको पीडीएफ, दैनिक शैक्षिक समाचार और अन्य जो बातें मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपना ये पार्ट 10 राजस्थानी शब्द मैंने यूज किया। अपना पार्ट 10 है ये, और स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 221, हृदय में कौन सी पेशी नहीं पाई जाती है? नहीं शब्द पूछा है भाई, नहीं पाई जाती है। और मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ तब बोलता हूँ, नहीं में क्रॉस का निशान में यूज करता हूँ। हृदय जो अपना हार्ट होता है, इस हार्ट के अंदर कौन सी पेशी नहीं पाई जाती है? यहाँ पर मैंने ये टेम्परेली हार्ट बना दिया है, और इसके ये पार्ट कर दिए चार। बायां आलिन, दायां आलिन, बायां नीले, दायां नीले, ये सब पार्ट है। अब बात करते हैं हृदय में कौन सी पेशी नहीं पाई जाती है। हृदय पेशी, भाई ये हृदय स्वयं अपने आप में पेशी है, तो ये सही बात। ऐच्छिक पेशी, देखो हृदय में अनैच्छिक पेशी होती है, और हृदय एक अपने आप में चिकनी पेशी है। ऐच्छिक पेशी हृदय में नहीं पाई जाती है। ऐच्छिक पेशी हृदय में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन ने बोला हृदय में कौन सी पेशी नहीं पाई जाती है, तो हृदय स्वयं अपने आप में पेशी है। ऐच्छिक पेशी हृदय में नहीं पाई जाती है। यदि हृदय में ऐच्छिक पेशियां होती हैं तो इंसान जब मर जाता तब इस हृदय की धड़कन को रोक देता, और हृदय की धड़कन रुकने लायक होती नहीं है। जीवन पर्यंत अपना हृदय धड़कता रहता है। जिस दिन हृदय की धड़कन रुक जाएगी या हृदय विश्राम कर लेगा, उस दिन इंसान की मौत हो जाती है। तो हृदय स्वयं अपने आप में हृदय पेशी है। ये अनैच्छिक पेशी है, इसके ऊपर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका काम धड़कना है, धड़कता रहेगा। और चिकनी पेशी है, तो हृदय में ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण शरीर में तापमान नियत बना रहता है? यानी कि अपने शरीर में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो बॉडी के टेम्परेचर को नियत यानी कि एक समान बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है, और रसायन स्रावित करती है, जिसकी वजह से शरीर का टेम्परेचर नियमित बना रहे। आप सभी को पता है शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, ये तो अपन जनरली मानते हैं। वैसे एग्जिट मैंने पहले एक वीडियो में ये क्वेश्चन करवाया था, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये टेम्परेचर इतना ही बना रहे, इसके लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? पीयूष ग्रंथि नहीं है, पीनियल ग्रंथि नहीं है, थायराइड ग्रंथि नहीं है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस अपने मस्तिष्क का एक प्रकार से भाग भी है, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी है। पूरे शरीर के अंदर सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करती है, उसको तो मास्टर ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस पीयूष के भी ऊपर का है, यानी कि इसको हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो शरीर में तापमान का नियमन करने के लिए उत्तरदायी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन,
हाथी पांव रोग का वाहक है। प्यारे विद्यार्थियों, हाथी पांव, इस रोग को हाथी पांव क्यों कहते हैं कि रोगी का जो पैर होता है उस पैर में सूजन आ जाता है, और ये जो सूजन है, जब भी व्यक्ति की बॉडी में सूजन आता है तो ब्लड का वहाँ पर पानी बन जाता है, यानी कि प्लाज्मा में वृद्धि हो जाती है। यदि ब्लड के प्लाज्मा में वृद्धि हुई तो सूजन आएगा। तो हाथी पांव इस रोग को कहा गया है कि पाँव में बहुत भयंकर सूजन आना। ये किसका वाहक है, कौन सा इसका वाहक है? मादा मच्छर? नहीं, ये नहीं। मादा एनाफ्लीज? ये भी नहीं। एडिस एजिप्टाई तो डेंगू का है, मादा एनाफ्लीज मलेरिया का है। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया थर्ड। हाथी पांव रोग का वाहक है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। यदि क्यूलेक्स मच्छर से व्यक्ति संक्रमित हो जाए तो उस व्यक्ति के हाथी पांव रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांज, कांस्य। कांस्य किसकी मिश्र धातु है? देखो, आप खेलों में पदक विजेताओं के बारे में पढ़ते होंगे कि उसको गोल्ड मेडल मिला, उसको ब्रांज मिला, उसको कांस्य, ब्रांज को कांस्य बोलते हैं हिंदी में, उसको चांदी यानी कि सिल्वर मेडल मिला। तो ब्रांज को कांस्य या राजस्थानी भाषा में या आम भाषा में इसको कांसा बोलते हैं। पहले कांसा के बर्तन हुआ करते थे, कांसा। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कांसा किसके द्वारा बनता है? तो कांसा कॉपर और टिन से बनता है। अब आप चारों ऑप्शनों में देख लो, कॉपर तांबा है, लेकिन टिन ये इसके अंदर जस्ता है, ये अपने पास में जस्ता, ये गलत बात है। कॉपर और टिन से बनता है, टिन और जस्ता ये भी नहीं है। कॉपर, ये देखो कॉपर हो गया और ये टिन हो गया, राइट आंसर थर्ड। यानी कि कांसा बनता है कॉपर Cu और टिन SN। इसकी द्वारा मिश्रित धातु कांसा, कांस्य या ब्रांज कहलाती है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रांज, कांस्य या कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये है कॉपर और टिन, Cu+SN। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने का कारण है। अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने पास में कोई लोहे का सरिया है और इसके ऊपर जंग लगेगी, तो सीधी सी बात है कि जंग लोहे पर तभी लगती है तब लोहा किसी नमी या आर्द्रता की उपस्थिति में रखा हो, या बहुत दिनों तक रखा रहे, या जल के संपर्क में आए। तो जो ही लोहे के संपर्क में जल आएगा, नमी आएगी, आर्द्रता आएगी, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और किसी भी अभिक्रिया में O2 का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में O2 की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का जुड़ना, वो कहलाता है ऑक्सीकरण। अपचयन, इसके अंदर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया, ये बात भी सही है। CO2 के साथ क्रिया नहीं। तो लोहे पर जंग तब लगती है तब ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि ऑक्सीकरण। और यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में लिख दिया गया ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 5, 1 व 3 दोनों। तो लोहे पर जंग लगने का कारण होता है लोहे का नमी, जल या आर्द्रता के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने की वजह से लोहे पर जंग लगती है। जब भी लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ता है, लोहे की मजबूती घटती है, याद रखना। और इस जंग का कलर होता है भूरा। वैसे बहुत विस्तृत व्याख्या है, जंग का सूत्र Fe2O3 होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसलेट करने वाली डिवाइस या उपकरण कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत जनित्र। देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र के अंदर विद्युत आएगी,
ये स्थिर था, घूमा, गतिज ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर बदलने का कार्य कौन करेगा? विद्युत जनित्र नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि विद्युत जनित्र में तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बनती है, यानी कि जनरेटर तो विद्युत बनाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत जनित्र का है। वाहनों में डायनेमो करता है ये काम, यानी कि विद्युत जनित्र यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा, और डायनेमो भी यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया थर्ड। आप तीर के निशानों से समझ गए होंगे। जैसे देखो मोटर के अंदर करंट का प्रवाह हमने किया तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, फिर मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। और विद्युत जनित्र और डायनेमो क्या करता है? ये यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ये विद्युत बनाते हैं, और मोटर विद्युत बनाती नहीं है। तो इसका विक्षेपण सर्वाधिक होगा। पहले विद्यार्थियों, जैसे इंद्रधनुष में आप 7 रंग पढ़ते हैं, विभ, ग्योर, जी, वाई, ओ और आर, ये 7 कलर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये ओ है अपने पास में। प्यारे विद्यार्थियों, इन सब में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव्स लेंथ कम होती है वो सबसे ज़्यादा विक्षेपित होता है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा फैल जाता है। तो अपने पास में किस रंग का वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बैंगनी। क्यों होगा? क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव्स लेंथ, इसकी तरंग लंबाई कम होती है, इस वजह से बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी कि कौन सा इन 4 विकल्पों में अपने पास में यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो देखो, इसका राइट आंसर बैटरी होगा। अब अपन बात कर लेते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में करंट आएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, तो ये तो गलत। जनित्र अपने पास में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है, ये भी गलत। सौर सेल, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी अपने पास में क्या हो गया? गलत। यहाँ पर क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो बैटरी जो होती है, इस बैटरी के सेल के अंदर अपने जो ये सेल होता है, इस सेल में केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकलों को रासायनिक, यानी कि अगर NH4Cl, NH4Cl और ZnCl2, ये इसके अंदर विद्युत अपघट्य होते हैं। तो ये हो गए रासायनिक पदार्थ, और इन रासायनिक पदार्थों से बनेगी रासायनिक ऊर्जा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, उस परमाणु का नाम बताइए जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में नहीं होता है, कार्बन में होते हैं, क्लोरीन में होते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में अपवाद है, यानी कि ये अन्य सभी तत्वों से अलग है। इसके नाभिक में कोई भी, यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। याद रखना, न्यूट्रॉन रहित तत्व कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। धातु के उस गुण का नाम क्या है जिसकी वजह से इसमें तार बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है? आपको पता है कि सभी धातुएं अलग अलग प्रवृत्ति की होती है, और अपने अलग अलग गुण दर्शाने की वजह से ये धातु परिवार के अंदर सम्मिलित हैं। तो जिसकी वजह से तार बनाया जाता है, तो तार बनाया जाता है तन्यता की वजह से।
तन्यता। तन्यता शब्द का मतलब है खींचकर पतले तार बनाना। तो यहाँ पर इंग्लिश नेम दिए हैं तो ये भी अपन को याद रखना है। तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को हिंदी में बोलते हैं तन्यता। डक्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तन्यता। तो धातु के उस गुण का नाम क्या है जिसकी वजह से इसमें तार बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो है डक्टिलिटी, तन्यता। सभी धातुओं से खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, कुछ धातुओं को अपवाद स्वरूप छोड़कर। जैसे सोने के तार बना सकते हैं, चांदी के, लोहे के, एल्यूमिनियम के। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम को खाना बनाने के बर्तन के लिए उपयुक्त क्यों समझा जाता है? यानी कि आजकल मॉडर्न जो किचन हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम के बर्तन सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों है अच्छा ये, और क्यों नहीं कर रहे? यह लचीला ज़्यादा होता है, गलत बात है। यह दिखने में सुंदर होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह आघात वर्धनीय ज़्यादा होता है, आघात वर्धनीय का मतलब चोट मारकर पतले छिद्र बनाना। ये आघात वर्धनीय तो होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। यह ताप का अच्छा सुचालक है। इस लाइन का मतलब यह है कि एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो जल्दी से गर्म हो जाएंगे और खाना जल्दी बन जाएगा। इसका लॉजिक यही है, यह ताप का अच्छा सुचालक होता है। राइट आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल को के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? तो देखो, प्लेटलेटस, प्लेट तो प्लेट होती हैं, यानी कि इसको बिंबाणु भी बोलते हैं भाई हिंदी में, और इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी, और एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेटस को बिंबाणु बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी का नाम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ए, एक नंबर या ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो चार विकल्प अपने पास में, इनमें सबसे ज़्यादा सही लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा कथन बैठता है? तो चलिए पढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। ये बात सही है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें बैठ कर के जाता है, यानी कि उसके साथ घुलकर। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, ये बात भी सही है। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का भाव होता है, यानी कि इसमें केंद्रक होता ही नहीं। तो उपरोक्त सभी सही है, सही है, सारे ही ऑप्शन अपने पास में सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। एक बार और देख लो, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी जो होती हैं, इस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बैठ करके, यानी कि उसके साथ में संयुग्मित होकर के प्रत्येक शरीर की सेल्स कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ये तीनों ही अपने पास में जो बात है वो आरबीसी से रिलेटेड है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट अयस्क किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोलोमाइट, प्यारे विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम का नहीं है, मैग्नीशियम का, ये सोडियम का नहीं है और कॉपर का नहीं है। डोलोमाइट अयस्क है, तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अपने पास में अयस्क है। तो राइट आंसर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क समूह है, यानी कि जो अपने पास में एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम के अयस्क वाला यहाँ 4 ऑप्शन में कौन सा ग्रुप है? मेटेको, मेटलोकाइट और सिनेबार नहीं, सिनेबार पारे का होता है, ये तो गलत बात। कोरंडम सिरुलाइट, ये भी गलत बात है। कोरंडम बॉक्साइट क्रायोलाइट, ये सही बात है।
और कैलामीन जिंकाइट ये गलत बात। तो यह राइट आंसर हो गया थर्ड। एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट इत्यादि। अगला क्वेश्चन, सड़े अंडे सड़े अंडों जैसी गंध वाली गैस है। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर आता रहता है। सड़े अंडों जैसी वाली गंध जिस गैस में आए वो कौन सी है। देखो, इस गैस का परीक्षण प्रयोगशाला में हमने भी बहुत बार किया है और हमने पढ़ाई के दौरान भी किया और जब जिस टाइम में स्कूलों में पढ़ाते थे उस टाइम भी किया। इस परीक्षण के अंदर अंडे को जैसे सड़ा दिया जाता है उसमें जैसी गंध आती है वैसी गंध आएगी, तो वो गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड और उसका सूत्र है H2S, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया H2S। ये 2 नंबर। इस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। सड़े अंडों जैसी गंध वाली गैस है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये राजस्थान पुलिस 2018 में भी आया था और बहुत बार आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, हेप्ट कौन से कार्बन को दर्शाता है। तो आपने कार्बन की दस्तक की गिनती पढ़ी होगी, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। तो जो हेप्ट है प्यारे विद्यार्थियों, ये 7 को दर्शाता है। हेप्टेन इसका मतलब है, इस हेप्टेन के अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है 7। तो हेप्ट कौन से कार्बन को दर्शाता है 7 को, यानी कि C7 का नाम है हेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं। निम्नलिखित में से उपधातु है सब मेटल। तो देखो, मोलिब्डेनम ये नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, पोलोनियम ये अपने पास में उपधातु है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैलिक नहीं होता है, सल्फ्यूरिक नहीं होता है, ऑक्जेलिक नहीं होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। राइट आंसर हो गया 1। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन का परमाणु क्रमांक है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की परीक्षा में भी पूछा हुआ है ये। यूपीएससी एनडीए यूपीएससी एनडीए की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है, आयोडीन का परमाणु क्रमांक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया 4। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ। एक बात ध्यान रखना, आप ये सारे क्वेश्चन बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक छोटा सा काम जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं आपके लिए नए नए लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये PDF मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है गुरु गिरधर सर। थैंक यू।